नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक पुरानी कहावत कहीं पढ़ी थी मैंने कि रेत से तेल निकालना। मैं पहले समझा था कि ये खाड़ी के देशों के बारे में होगा जहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और तेल के कुएं हैं, तो शायद वहाँ के लिए होगा ये कि रेत में से तेल निकाल रहे हैं। आप जानते हैं ना, खाड़ी के देश जो हैं जहाँ के शेख वगैरह रहते हैं, ऐसा कपड़ा बांध के रखते हैं, लंबे लंबे सफ़ेद चोगे पहनते हैं और खूब पैसा है उनके पास में। वहाँ पर सोने से बनी हुई कार की बॉडी रहती है, पूरी बॉडी सोने से बना लेते हैं, इतना पैसा रहता है। तो मुझको लगता था उसी को कहते हैं रेत से तेल निकालना। लेकिन बाद में मुझको पता लगा कि ये तो हिंदुस्तान के बारे में ये कहावत बनी हुई है, और जिस तरह से देश के अलग अलग अधिकतर राज्यों में नदियों से रेत को गैरकानूनी तरीके से निकाला जाता है, उसको लेकर बना है ये रेत से तेल निकालना। ठीक है, अभी तक चल रहा था ऐसा पिछले कई सालों से। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट भी बीच बीच में कोई नोटिस वोटिस जारी कर देता था। हाईकोर्ट जिस शहर बिलासपुर में है, वहीं पर अरपा नदी में गैरकानूनी रेत खुदाई, गैरकानूनी खुदाई, इन सब की वजह से नदी की धार, बहाव, पानी, इन सब पे जो फर्क पड़ता है, और जगह जगह रेत की गैरकानूनी खुदाई से जो गड्ढे हो जाते हैं, उनकी वजह से बाद में वहाँ पे आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं, बच्चे डूब के मरने लगते हैं, कई तरह की दिक्कत होती है। लेकिन ये दिक्कत सस्ती है। उन बच्चों की ज़िंदगी का भी शायद गवर्नमेंट रेट से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये का रेट है उनके जान का। पेड़ों का कोई रेट नहीं है, पर्यावरण का कोई रेट नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि हम धरती के साथ जो भी करें, धरती तो मैया है और माँ तो अपने बच्चों का कभी कुछ बुरा कर नहीं सकती, तो हम धरती का जो भी करें, धरती हमारा कभी बुरा नहीं कर सकती। ये अति आत्मविश्वास जो है, इसके साथ में हम नदियों में रेत की अवैध खुदाई कर रहे हैं, उसके पानी की धार को जैसा चाहे वैसा मोड़ रहे हैं, नदियों के किनारे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पेड़ों के कटने से मिट्टी बहकर नदी में चले जाती है, गाद बनकर कहीं इकट्ठी हो जाती है, और नदियों की जो गहराई है, उनकी वाटर बीरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो खत्म हो रही है। सरकार के पर्यावरण के 1001 नियम बने हुए हैं। अभी आप एक छोटा सा गिट्टी क्रशर शुरू करना चाहें, या मेरा कहना है कि आपको सरकार से ही रेत की खदान का पट्टा मिला है कहीं नदी के किनारे खोदने का, और आप करने की कोशिश कीजिए, तो पर्यावरण की जो कमेटियां बनी है ना, वो महीनों तक आपको वहाँ पे चक्कर लगवाएंगी। ठीक वैसे ही जैसा कई तरह के धार्मिक स्थान रहते हैं ना, जहाँ बीच किनारे किनारे इतनी परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है, कुछ वैसा ही हाल पर्यावरण की कमेटियों का रहता है। तो वहाँ पर जितने तरह की गैर कानूनी चीज़ें हो सकती हैं नदियों में, वो हो रही हैं। वहाँ पर पर्यावरण के नियम आड़े नहीं आ रहे, क्योंकि कोई देखने को ही नहीं है। जो लोकल थाना है, उसका पर गाड़ी पर ट्रिप बंध जाता है, पर ट्रिप। जो माइनिंग के जो लोग हैं, आपने देखा है ना, माइनिंग के कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, देखा है आपने अभी कोयला घोटाले में। कोयला लेवी कहते हैं, लेवी, रंगदारी को लेवी कहता है। ईडी, मुझको हंसी आती है। लेवी नहीं है भाई, लेवी तो एक कानूनी टैक्स रहता है, ये तो रंगदारी था। उसमें कितने माइनिंग के अफसर जेल में पड़े हुए हैं पता है आपको, और बड़े बदतमीज अफसर भी थे, दूसरे लोगों से बदतमीजी करते थे, पैसा इतना आता था उनके पास। खैर, तो आज रेत की जो गैर कानूनी खुदाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने खुद ने नोटिस लिया है, सुओ मोटो नोटिस लिया है डीजी को, खनिज विभाग को, वन विभाग को, इनको सबको नोटिस जारी किया है। एक सिपाही को कुचलकर मार डाला रेत माफिया ने। थोड़ा अटपटा था रेत माफिया के लिए कि कोई सिपाही रोकने के लिए आ कैसे गया,
ये तो सब बंधा बंधा कारोबार रहता है। पुलिस का, थाने का बंध जाता है, बड़े अफसरों का बंध जाता है, माइनिंग विभाग का बंध जाता है, नेताओं का बंध जाता है, अलग अलग दर्जे के नेताओं का। मुझको अभी आते आते मैंने अपने एक रिपोर्टर से पूछा कि रेत खदानों का क्या हाल है। कहा वही हाल है जो पिछले 5 साल था, और पिछले 5 साल में जिन विधायकों ने बहुत ज़्यादा पर ट्रिप पैसा बांधा था अपना, और उस वजह से चुनाव हार गए, बहुत ज़्यादा पैसा बांधा था पर ट्रिप का, और उनके इलाके में रेत महंगी बिकने लगी और हार गए वो चुनाव। अभी भी वैसा ही चल रहा है। कई लोग अगला चुनाव हारेंगे, जो पिछला नहीं हार पाए थे या लड़ नहीं पाए थे, वो अगला चुनाव हारेंगे। इतनी वसूली उगाही चल रही है, रंगदारी चल रही है, चारों तरफ यही सुनाई पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ एक छोटा सा 1 एकड़ ज़मीन पे अगर किसी को गिट्टी क्रशर डालना है तो उसकी 10-10, 20-20 सुनवाई हो जाती है, पर्यावरण की और माइनिंग की और अफसरों की। ये अवैध काम जो चल रहा है इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जुर्म की क्या सुनवाई होगी, आप बतलाइए मुझको। जो शूटर आते हैं किसी गिरोह के यहाँ पे गोली चलाने के लिए, उनसे कोई पूछ सकता है तुम्हारे पिस्तौल का लाइसेंस कहाँ है? जो डकैत चंबल में डाका डालने जाते थे, वो क्या लाइसेंस लेके जाते थे अपने बंदूक का? वो बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं। तो जो लोग रेत खुदाई का बड़ा जुर्म इतने संगठित रूप से प्रदेश के हर जिले में, हर नदी में, तकरीबन हर रेत खदान में कर रहे हैं, और अगर जानकारी सही है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझको बताया है 50,000 से 1 लाख रुपए ट्रक तक रेत छत्तीसगढ़ से बाहर जाती है। कैसे जाती है? प्रदेश से बाहर जाने वाली सड़कें जो हैं उनमें तो सब जगह चेक पोस्ट है, नाके हैं, आरटीओ के बैरियर हैं। कैसे जाती है? कैसे 400, 500, 1000 ट्रक सरगुजा से रोज दूसरे प्रदेशों में जाते हैं? कैसे होता है ये? क्या इसीलिए जिलों की बोलियां लगती है अफसरों की कुर्सियों की कि कहां से रेत का कितना आएगा? खराब नौबत है, मैं आपको बतला रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी दानवाकार मशीनें लेके जाते हैं जो हमको केवल वो जो रहता है ना बुलडोजर इंसाफ उसमें दिखती हैं, उससे भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं रेत में, अवैध खुदाई में। 50 लाख 1 करोड़ रुपए की मशीन अवैध खुदाई में लगी है। 25-25, 30-30 लाख रुपए के डंपर बड़े बड़े, वो अवैध खुदाई की रेत को ढोने में लगे हुए हैं। लोग जहां खाली जमीन मिलती है वहां पे रेत का पहाड़ बना चुके हैं। ये देवभोग के आसपास एलेक्जेंड्राइट और हीरे की अवैध खुदाई नहीं है जिसको जेब में रख के कोई आ जाए और सराफे में जाके पत्थर बेचने की कोशिश करे। ये बड़े बड़े दानवाकार गाड़ियां हैं, डंपर हैं, हाईवा वगैरह कुछ कहते हैं, शायद ब्रांड नेम होगा। पूरी सड़कों को तोड़ देता है ये ओवरलोड गाड़ी, सड़कों को तोड़ देती है। कुछ उनकी जुबान में, रेत सप्लायरों की जुबान में 500 स्क्वायर फीट, 500 क्यूबिक फीट लेके जाती है रेत, ऐसा कुछ कहते हैं वो लोग। ओवरलोड से कम में चलते नहीं हैं, बिना अवैध खुदाई के लाते नहीं हैं, रॉयल्टी की पर्ची देते नहीं हैं। पूरा का पूरा रेत का कारोबार। ये तो हाईकोर्ट ने नोटिस अभी इसलिए लिया है कि एक सिपाही को कुचल कर मार डाला रेत माफिया ने। दूसरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तहसीलदार वगैरह को भी मार चुके हैं ये लोग कुचल कर। पैसा इतना है, पैसा इतना है कि कुचल कर मारे बिना इतनी दहशत कायम नहीं होती, इतनी धाक कायम नहीं होती। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि इसके लिए कत्ल वतल करना पड़े तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जिस ड्राइवर ने कुचल के मारा है उसको भगा देंगे। मैं हैरान इस बात को लेके होता हूँ, 50 लाख 1 करोड़ की मशीनें, 25-50 लाख के डंपर, इनके मालिक जो हैं इनकी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं होती है? इनके मालिक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं?
ये ऐसा नहीं है कि जेब में रख के रिवॉल्वर ले जाके कहीं बेच दे रहा है, खुलेआम डंके की चोट पे ये जा रहे हैं। और मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से आपको बतला रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं जो लोग ऐसी खदानों को चलाते रहे हैं। मेरे एक दोस्त को सरकार से लॉटरी में, भूपेश गवर्नमेंट के समय सरकार से लॉटरी में खदान मिली 2। गए उसकी लीज लेने के लिए तो कलेक्टर के यहाँ से माइनिंग ऑफिसर ने कहा कि 5 लाख रुपया साहब का देना पड़ेगा। तो पैसा दिया उसने कलेक्टर के लिए, माइनिंग ऑफिसर को रिश्वत दी। उसके बाद माइनिंग ऑफिसर ने कहा मेरा कहाँ है, और उसके बाद कहा कि ऊपर से फोन आया है कि फलाने व्यक्ति को आपको 50% का पार्टनर बनाना है खदान में। ये भूपेश गवर्नमेंट के समय बहुत चला है। जिन विधायकों को मंत्री नहीं बना सके थे और जिनको साथ में रखना था, किस लिए साथ में रखना था आपको मालूम है? वो 2.5 साल में उस पर राजनीति पे जाना नहीं चाहता। उनको अलग अलग रेत खदानों में भागीदार बनवा दिया गया था। जिसने लॉटरी में एप्लीकेशन भर के कानूनी रूप से लीज पाई थी, उसमें गैर कानूनी रूप से भागीदार बना दिया गया था। अब माइनिंग ऑफिसर जोर डालता था कि इसमें रॉयल्टी पटाना नहीं है, रॉयल्टी नहीं पटाना है, 2 नंबर में खुदाई करो। एक खदान तो ऐसी रही बस्तर की, जिसमें जो लीज होल्डर था, जिसकी लॉटरी में खदान निकली थी, जिसने एग्रीमेंट साइन करके और कलेक्ट्रेट में लाखों रुपए रिश्वत दी थी, उसके बाद उसको कह दिया गया कि ऊपर से आदेश आया है कि आप यहाँ खुदाई नहीं करोगे, कोई और करेगा, आप बंद कर दो काम। तो कानूनी खुदाई को बंद करवा के गैर कानूनी खुदाई, जिसकी रेत तेलंगाना जाती थी पूरी, वो चालू करवा दी गई। जो लीज होल्डर था वो बैठे रह गया अपने घर में। रेत का कारोबार नहीं है, रेत का माफिया है। इतना पैसा है इसमें कि राजनीति पूरी बिक गई है इसमें। अफसरों को इसने भ्रष्ट कर दिया है, सरकारी अमला जो है बिक गया है। यही वजह है कि एक सिपाही को कुचल के मारने की हिम्मत रहती है इनकी कि 1-2 कत्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक सिपाही के मरने से अब कोई तहसीलदार टीआई गाड़ी के सामने नहीं आएंगे। क्यों? उसी मशीन से, जिस मशीन को अवैध रेत खुदाई में जब्त कर रहे हैं, इक्का दुक्का कभी कभी कर, जैसे 200 मशीनें चल रही है तो उसमें से 2 को जब्त कर लेते हैं। तो उस मशीन को ले जाके उस मशीन का जो मालिक है उसके घर को क्यों नहीं गिराया जाता? अगर बुलडोजर जस्टिस करना है तो कुछ नहीं हो रहा है। नदियों की हालत खराब की जा रही है, पर्यावरण चौपट किया जा रहा है और बाद में झींक रहा है ये प्रदेश कि पानी नीचे गिर रहा है। और कितना, अभी एक बैठक में आया था, कितने ब्लॉक जो हैं उसमें पानी खतरनाक हद तक नीचे चले गया है। जो नदियां एक वक्त पूरी दुनिया में कहा जाता था कि सभ्यता का विकास नदियों के किनारे होता है, आपको ध्यान है ना? मानव की बसाहट नदियों के किनारे होती थी, सभ्यता का विकास नदियों के किनारे होता था, शहर नदियों के किनारे बसते थे। अब जुर्म नदियों के किनारे होता है, अवैध काम नदियों के किनारे होता है। अब पर्यावरण को चौपट करना, जलवायु को चौपट करना, ये नदियों के किनारे होता है। और ये नुकसान इतना बड़ा हो रहा है कि इसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। नदियों के पाट को नोच नोच के चौड़ा कर दिया गया है, उनकी धार खत्म हो गई है, किनारे से मिट्टी बह के आती है, गाद जम गई है उनके नीचे। बस ये देश जो है नदियों को, अलग अलग नदियों को, गंगा माँ, जमुना माँ, फलाना माँ कहने के लिए माँ है, लेकिन उसका हाल वही है जो कहने के लिए एक और माँ है यहाँ पे, गाय कहते हैं जिसको विनायक दामोदर सावरकर ने जानवर कहा था और कहा था दूध देना बंद कर दे, उसके बाद उसको काट के खा जाना चाहिए, ये सावरकर ने कहा था। उन्हीं के लिखे हुए में है, मैं झूठा फर्जी बयान नहीं बतला रहा हूँ।
वो गाय को जिस तरह घूरों पर जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया गया है, पॉलीथीन में लपेट के कुछ लोग सब्जियों के छिलके डालते हैं, कुछ सड़ा हुआ बासी खाना डालते हैं, कुछ बच्चों की टट्टी डालते हैं पॉलीथीन में बंद करके घूरों पे। ये सब खा के वो माँ पूजा करवा रही है, गौ माता है। ऐसी ही नदी हमारी माता है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, क्या क्या नहीं कहते हैं, पूजा करते हैं। और हालत क्या कर रहे हैं उसकी, खोद खोद के उसको खत्म कर दे रहे हैं। जितना मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले 50, 60, 70 साल में इन मशीनों के आने के पहले 50,000, 60,000 साल में इंसानों ने नदियों को जितना तबाह नहीं किया होगा, हिंदुस्तानी जनता ने उसको 50-60 साल में उतना तबाह कर दिया है। हम एकदम फास्ट फॉरवर्ड चला रहे हैं, हम 10x पे 100x पे चला रहे हैं उसको। दसियों हजार साल में जो नदियों को तबाह नहीं कर पाए, उसको हम अभी 50 साल में तबाह कर दे रहे हैं। और ये रफ्तार इतनी बढ़ती चल रही है कि जिसकी हद नहीं है। ये हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है, इसलिए मैं भी आपके सामने इस बारे में बोलने को खड़ा हुआ हूं। एक अखबार की खबर मुझको बता रही है कि जहां पर सिपाही को कुचल कर मारा, रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल कर मारा, वहां अगले दिन भी रेत तस्करी जारी थी, वहां से अवैध खुदाई और तस्करी जारी थी। वहां से उसकी लाश का अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां भी नहीं चुनी गई होंगी, और रेत की अवैध खुदाई और तस्करी जारी थी वहां पे। मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि जितने तरह का कानून है इस प्रदेश में, पुलिस का कानून, खनिज विभाग का कानून, पर्यावरण का कानून, सब रेत माफिया के सामने जाकर पांव पे पड़ जाता है उसके, रेत माफिया के। ऐसा हो सकता है कि सरकार अगर न चाहे, अफसर अगर न चाहें, विभाग के अफसर अगर न चाहें, तो रोज प्रदेश के एक एक बॉर्डर से हजारों हजारों डंपर रेत लेकर निकले अवैध खुदाई करके? ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा? अब सिपाही के कत्ल पर हाईकोर्ट मांगता रहे जवाब सरकार से। सरकार को मालूम नहीं है क्या कि रेत की जो अवैध खुदाई हो रही है? कैसे स्थानीय नेता, मुझको मेरे रिपोर्टर अभी कह रहे थे, केवल वसूली करने वाले नेता जो हैं वो बदल गए हैं। पिछली सरकार में कुछ और थे नेता, इस सरकार में कुछ और गए। ये फर्क आप समझ सकते हैं। मेरे पास ज्यादा सबूत नहीं है तो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। क्या हो रहा है ये? क्या नदियों की यही नियति है? क्या हमारी अगली पीढ़ियों की यही नियति है? क्या धरती को, पर्यावरण को ऐसे ही खत्म होना है? और भ्रष्ट लोगों के हाथ। ये जरूरत नहीं है, ये अवैध खुदाई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है किसी की। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से वो नदियां खत्म हो रही हैं जिनके किनारे दसियों हजार साल में धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई थी। अब वहां पर अवैध कारोबार विकसित हो रहा है, जो बड़ी बड़ी फौलादी मशीनों के सहारे चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं कि उनको ट्रेलरों में लाद के ले जाया जाता है, जिनको 10-10, 20-20, 25 जगह पकड़ा जा सकता था कि लेके कहां जा रहे हो इसको, दानव को। और जिस थाने को, जिस खनिज विभाग को ऐसी निकलती हुई ट्रकों को रोकना चाहिए, वहां पे आदमी बैठा देते हैं गिनने के लिए। इतने नंबर की गाड़ी लेके निकली, इतने नंबर की गाड़ी लेके निकली, हिसाब लाओ, शाम को पैसा लाओ। शायद रेत अकेला ऐसा कारोबार है दारू के बाद, शायद इसमें दारू से भी अधिक भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी चल रही है। भयानक नौबत है। हाईकोर्ट
जो जितना नोटिस फोटिस जारी करना है कर ले। हाई कोर्ट के किसी नोटिस को सुनता कौन है? न साउंड पॉल्यूशन के बारे में, न डीजे के बारे में, किसी बारे में हाई कोर्ट के किसी नोटिस को कोई नहीं सुनते। हाई कोर्ट स्कूल में बच्चियों के लिए शौचालय बनवाने तक के लिए नोटिस जारी कर दिया है, कोई कुछ नहीं सुनते। क्या किया जाए? मेरे पास तो कोई सुझाव भी नहीं है। जब राजनीति, सत्ता, माफिया कारोबारी ये सब लोग मिलकर गैंगअप होकर नदियों को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो मेरे जैसी अदना सी आवाज नदियों को क्या बचा लेगी? लेकिन मैं दर्ज कर रहा हूं कि आज की तारीख में मैंने इस बात को उठाया था। इससे ज़्यादा इसका कोई वजन नहीं है, इसका कोई असर नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे कहे हुए का कोई असर नहीं होगा। सिपाही की लाश, सिपाही के खून से सनी हुई रेत अगले दिन सप्लाई हो गई। पता नहीं जहां गई है वहां पे उससे नींव और ज्यादा मजबूत हो जाएगी क्या? एक मानव बलि का उसमें लहू मिला हुआ है, सोच के देखिएगा। और मैं आपको बताऊं कि माफिया जब किसी एक कारोबार में घुसता है ना, तो दूसरे कारोबार में भी घुसता है। मैं आपको बता सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में दारू के धंधे का सरकारीकरण होने के पहले तक जितने लोग दारू के ठेके लेते थे या दारू की डिस्टिलरी चलाने वाले भी, ये सारे लोग जो हैं रेत का काम कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के तौर तरीके एक जैसे हैं। दोनों को जुर्म के सहारे किया जाता है, दोनों को आतंक के सहारे किया जाता है, गैर कानूनी तरीके से किया जाता है। मैं नहीं जानता कि हाई कोर्ट में ये मामला किस किनारे पहुंचेगा, लेकिन नदियों के किनारे जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं वो जरूर पास की बसाहट तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा भविष्य को लेकर, और ये भी उम्मीद मत कीजिएगा कि ये रुक सकेगा ये कारोबार। मुझको तो एक धेले की उम्मीद नहीं है। हाई कोर्ट करते रहे नोटिस जारी। हाई कोर्ट के नोटिस का वजन राज्य सरकार की नज़र में जिस कागज पे वो छपता है ना, एक A4 साइज का प्रिंट, उस कोरे कागज की कीमत ज़्यादा रहती है। इस नोटिस की कोई कीमत नहीं रहती। हाई कोर्ट परख ले इस बात को। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी के एक असल मुद्दे को उठाया है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या किया जाए। बात नदियों को बचाने की नहीं है, बात अपने आप को बचाने की है। अब सभ्यता की तो हमको ज़्यादा ज़रूरत रह नहीं गई है। अब हम नारों पे जिंदा हैं, सभ्यता की ज़रूरत नहीं है, तो नदियों की भी ज़रूरत नहीं है। नदियों को हमने नाला बना दिया है। अभी मैं सुनीता नारायण का एक विश्लेषण पढ़ रहा था। दिल्ली में यमुना का हाल क्या है, उसको कितना जहरीला, कितना प्रदूषित बना दिया है। भयानक नौबत है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद तो नदियों की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ नालों की ज़रूरत है। केवल नालों का पानी बहाने के लिए हमको ज़रूरत है नदियों की। कारखानों से निकलने वाले पानी को बहाने के लिए ज़रूरत है नदियों की। और जब नदियाँ सिर्फ नाला बनकर रह जाएगी, उस दिन शायद हमको समझ में आएगा कि नाले में पेशाब करने के लिए हमारे बदन को जो पानी चाहिए वो कहाँ से आएगा। क्योंकि धरती के नीचे का पानी तो हम पंप से खींच कर खेतों को लबालब भर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। कार को धोते हैं, सड़क को धोते हैं, बड़े बड़े लॉन कई एकड़ के उनको सींचते हैं जैसे वो फसल है, घास। इंसान अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ना आप धरती को बर्बाद कर सकते, ना नदी को बर्बाद कर सकते, ना पहाड़ को। हम खुद बर्बाद हो रहे हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह कहने का हौसला तो नहीं है कोई सलाह देने का,
अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर से बचना है तो तंबाकू से दूर रहिए, वरना किसी भी कैंसर अस्पताल में जाकर वहाँ ओपीडी देखिए, आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी कक्ष लिखा हुआ दिखेगा। जिनका गाल कटा दिखेगा, जिनका गला कटा दिखेगा, जो कपड़े को बांध के रखे दिखेंगे, उनसे पूछना कि क्या हुआ था, तंबाकू खाते थे क्या या सिगरेट बीड़ी पीते थे क्या। और अपना भविष्य देख लेना, अगर आपको तंबाकू का शौक है तो आपका एन वैसा ही भविष्य होने जा रहा है। फिर मिलेंगे।